साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। एनडीए सरकार 400 पार। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। लोकसभा चुनाव की तारीखों से जुड़ी बड़ी खबर आ चुकी है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसी के साथ लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा भी कल ही होगी। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा भी पूरी कर ली है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी। 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव संपन्न है। वहीं अगर पूरे देश की बात की जाए तो 7 से 8 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। चुनावी तारीख का ऐलान कल हो जाएगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद ये जानकारी दी जाएगी। 16 जून को मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले ही नई सरकार के गठन का हो जाना तय है और इससे पहले चुनाव कराया जाएगा। और कल लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो कल दोपहर 3 बजे का आप इंतजार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा, तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीख तो होगी ही, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव यानी कि मौजूदा लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में होंगे और तैयारियों की समीक्षा पहले ही चुनाव आयोग की ओर से कर ली गई है। अब समीक्षा के बाद तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ ही दोनों चुनाव आयुक्तों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिनका निर्वाचन कल ही हुआ, जो कल ही चयनित किए गए। और ये 3 तस्वीरें मुख्य चुनाव आयुक्त बीच में आपको नजर आ रहे हैं और उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देंगे। यानी कि 2024 के चुनावी युद्ध का कल शंखनाद हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी अपनी तैयारी कर ली है। बीजेपी की ओर से 2 राउंड की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितने कितने वोटिंग हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बंगाल की बात की जाए और बिहार की, जो कि बड़े राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है, यहां 6 से 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। ये एक
पॉसिबिलिटी है, इस तरह की संभावना है। राज्यों की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अलावा सुरक्षा के नजरिए से यह पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है कि इन 3 राज्यों में 6 से 7 चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें, यहां 48 लोकसभा सीट और यहां पर 4 से 5 चरणों में चुनाव किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, जो कि संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 चरण में चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। सुशील पांडे दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। केबी शुक्ला अयोध्या से और उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी सुशील पांडे के पास चलते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ चुनाव आयुक्त की तस्वीरें अब वायरल हो रही है। कल की तारीख तय हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तैयारी पूरी हो गई है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कयास भी यही लगाया जा रहा था और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ने ये पहले भी जानकारी दी थी कि 14 या 15 मार्च को फिलहाल लोकसभा चुनाव तैयारियों का आगाज चुनाव आयोग कर सकता है। तो चुनाव आयोग ने भी लगभग अपनी कमर कस ली है और आज जब 11 बजे सुबह बैठक हुई थी तो हमारे जो सूत्र हैं उनकी तरफ से ये जानकारी दे दी गई थी कि कभी भी अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। और जैसे ही 40 मिनट की बैठक पूरी हुई, उसके महज 2 घंटे के ही भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एक रिलीज है वो पत्रकारों को दी गई। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली है। तमाम जो बड़े राज्य हैं वहां के चुनाव अधिकारियों से, डीजीपी से और वहां के कुछ बड़े अधिकारियों से मुलाकात करके जो फिलहाल तैयारियां हैं कि जो अतिसंवेदनशील इलाके हैं वहां पर किस तरह से डिप्लॉयमेंट फोर्सेस को तैनात किया जाए, फ्रीवीज पर किस तरह लगाम लगाया जाए, सोशल मीडिया पर किस तरह निगरानी रखी जाए। तो इसकी एक बड़ा जो रोड मैप है वो चुनाव आयोग ने तैयार किया है। लेकिन जो तैयारी है उस तैयारी में कई चुनौतियां भी चुनाव आयोग के सामने फिलहाल है कि वो किस तरह फिलहाल ऐसे जो फिलहाल बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको बूथ तक लाएंगे। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स वोट्स देखे जा रहे हैं, उनको बूथ तक कैसे लाया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों से एक बड़ी चर्चा हुई है, क्योंकि कल जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग इसकी विस्तृत जानकारी लोगों से साझा करेगा। लेकिन ये माना जा रहा है तो इंतजार अब तारीखों का है। जाहिर सी बात है चुनाव आयुक्त के सामने चुनौतियां, एक तरफ वोट परसेंटेज को बढ़ाने की होगी तो दूसरी तरफ निष्पक्ष चुनाव इसे संपन्न कराने की शांतिपूर्ण तरीके से ये एक चुनौती होगी। संकेत मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत, लखनऊ में किस तरह की तैयारी चल रही है? राजनीतिक दलों की तैयारी अपनी जगह होती है, लोगों के बीच चर्चाएं भी अपनी जगह शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कल ऐलान होने वाला है चुनाव का और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का, वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रत्याशियों के नामों का ऐलान लगातार जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शेष है। तमाम तरह के चुनावी अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है और लोगों में किस तरीके की प्रतिक्रिया है हम बात करते हैं। भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ राय जी। प्रभुनाथ जी, ये भोजपुरी समाज का क्या माहौल है? भोजपुरी तो पूरा भाजपा मय बा, रोज सारे लोग भाजपा ज्वाइन करता और कहल जाला भोजपुरी में कि डूबती नैया पर केहू न चढ़े। तो ये जो पीडीए बना है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मेरी खत्मे बाई और मोदी जी 400 पार नहीं 500 पर विजय हासिल करी है पूरे। और मोदी जी जब से सरकार बनी 2019 से लगातार वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और जो विपक्ष है कभी घर से निकला नहीं, जनता के किसी काम में आए नहीं। क्या लग रहा है सरकार काम कर रही है भोजपुरी समाज के, चूंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या ठीक है? माहौल है? लौटेंगे संकेत आपके पास। और यहाँ तो ये पूरा दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार 400 पार नहीं, पूरा का पूरा 500 सीट जीत ली है, ये दावा है। उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ हैं। उपेंद्र, बनारस के लोगों के बीच चर्चा, क्योंकि चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद, उनकी और रैलियां होंगी, उनकी और जनसभाएं होंगी, उससे लेकर भी उत्साह होगा। चलिए उपेंद्र के पास लौटेंगे, उससे पहले उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह की चर्चा, सुगबुगाहट? अब कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा।
जी हाँ, देखिए लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फेज में ही इलेक्शंस हो जाएंगे। जनता यहां पर चौपाल लगाकर आजकल चुनाव की ही चर्चा कर रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद हैं और सभी चुनावों पर ही चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के रिजल्ट क्या होंगे, कौन प्रत्याशी लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी के प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी बताइए, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाता है। जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, मुख्यतः रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का व्यू रचना काफ़ी मजबूत है, जो दिख भी जाएगी। जनता भी साथ चल रही है, मुख्य मुद्दे भी हैं और लगता है कि मोदी जी का इस बार का ये नारा बहुत बेहतर कामयाब हो जाएगा। अब की बार 400 पार के नारे की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जनता क्या सोच रही है? जनता के दिल में क्या चल रहा है? जनता के जहन में क्या चल रहा है? जनता मोदी जी के काम से बड़ी खुश है और योगी जी के काम से बड़ी खुश है, जिस वजह से उम्मीद यही है कि ठीक है। लौटते उमेश आपके पास। इस वक्त भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय, उत्तराखंड में किस तरह की चर्चा, किस तरह की सुगबुगाहट, तैयारियों की बात करें बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उनकी बताइए और साथ ही लोगों के मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तैयारियों की बात कर लेते हैं मेनका। अगर हम बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी बूथ लेवल पर अपनी मीटिंग्स पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा 5 प्रत्याशी जैसे ही बीजेपी के घोषित हुए उसके बाद चुनावी प्रचार अभियान को गति दे दी गई है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें, उन्हें अब भी अपने 2 कैंडिडेट डिक्लेयर होने का इंतजार है। वो अभी वहां पर ही सिमटे हुए, उसके बाद वो चुनावी प्रचार की ओर बढ़ेंगे। हालांकि जिन कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है 3 सीटों पर, उनके कैंडिडेट्स ने अपने अपने चुनाव प्रचार करने शुरू कर दिए हैं। लोगों से आपने पूछा कि लोगों के किस तरह के रिएक्शंस हैं, ये जान लेते हैं। लोग ही हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महा ओपिनियन पोल्स भी जो न्यूज 18 दिखा रहा है उसमें उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक आम जनता क्या सोचती है, कैसे देखती है इस बार के इलेक्शन को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं बधाई दूंगा आपके चैनल को कि जिसका ओपिनियन बिल्कुल 100% परफेक्ट है। यहाँ के मौजूदा हालात जिस प्रकार से हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र की यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं और आर्थिक स्थितियां अलग हैं पहाड़ी प्रदेश होने के कारण, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की आपने वो बताई है कि 5 सीटें उसको मिलेंगी, मुझे लगता है आने वाला समय ऐसा ही होने जा रहा है। आप बताइए क्या लग रहा है? लौटेंगे आपके पास। तो लोगों के मन की बात टीवी पर इस वक्त आप सुन रहे हैं। ओपिनियन पोल न्यूज 18 ने कंडक्ट किया था, उस दौरान भी यही बात देखने को मिली थी। जब हमने फरवरी से 1 मार्च तक के बीच में ओपिनियन पोल किया था, तभी यूपी उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई नजर आ रही थी। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। उपेंद्र, वीवीआईपी सीट वाराणसी को कहें तो गलत नहीं होगा और यहां पर अब चर्चा किस तरह की चल रही है? बिल्कुल, देखिए, अब तो चुनो का वक्त आ गया है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अनूप जी का सोचा था इस समय बनारस, अब तो ऐलान भी हो जाएगी कल, अब तो कुछ ही घंटा बाकी हो। का हो बनारस के मन में? देखिए, बनारस का मन तो एक ही जन पर टिका हुआ है और वो जन भारत और पूरे विश्व के लोकप्रिय हैं। लेकिन जैसा कि भारत त्योहारों और पर्वों का देश है और उसमें भी काशी सर्वोपरि है, तो ये लोकतंत्र का जो महापर्व और महात्योहार आ रहा है, इसके लिए पूरा देश तैयार है। उसमें काशी उससे ज्यादा एग्रेसिव रूप में तैयार है। एग्रेसिव रूप में तैयार है का हो गुरुजी? एक बार बनारस में का माहौल रही, का चला? तो मतलब मोदी के घेरियन लोगन के एक नहीं? क्यों घेरेंगे? ऐसा कौन बोला कि घेरेंगे? ना घेर पाई? क्यों घेरेंगे? घेरेंगे वो किनारे हो जाएंगे। विपक्ष है कहाँ तगड़ा? वो तो पब्लिक पूरा विपक्ष ना हो, विपक्ष नहीं है। कोई आवाम बोले तब कैंडिडेट ना तय पाओ, कुछ नहीं हो के मारे लोग अपना जो पर साल के पिछले साल प्रत्याशी लड़े थे वो भाजपा के डर के मारे वो खड़ा इस साल नहीं हो रहे हैं कहीं से भी। अनु भाई, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं। तुम प्रत्याशी खड़ा कर दो, तुम प्रत्याशी खड़ा कर दो, हम सपोर्ट करेंगे। मेन बात क्या है, ये भेड़िया और शेर का है। ठीक है, लौटेंगे उपेंद्र आपके पास। तो बनारस के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तैयारी बीजेपी को या फिर पीएम मोदी को नहीं करनी है चुनाव लड़ने के लिए, बल्कि बनारस के लोगों ने ही तैयारी कर रखी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने वाला है, लेकिन सबसे जरूरी वो मुद्दे जिस पर
करती है। पहले नजर मुद्दों पर डाल लेते हैं, क्योंकि मोदी की उपलब्धि जो अब चुनावी मुद्दा बन चुके हैं, एक एक कर आपको उन मुद्दों की जानकारी देते हैं। पहले नंबर पर CAA कानून है, जिसे मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले देश भर में लागू किया। तो वहीं महंगाई भी चुनावी मुद्दा होने वाला है। इसे लेकर एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। तो वहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी चुनावी मुद्दा होने वाला है। धारा 370 की बात की जाए तो मोदी उपलब्धि के साथ ही ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। और सबसे जरूरी, देश की इकोनॉमी जो कि तेजी से बढ़ रही है, और इसी की गारंटी PM मोदी और CM योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। वहीं उपलब्धियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, जिसका जिक्र PM मोदी बार बार करते रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि लाभ उठा रहे हैं योजनाओं का, और लाभार्थी एक वर्ग चुनाव में बड़ा फैक्टर होता है, ये प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं और चुनावी जानकार भी। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है। विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 4 लेन 2 लेन की सड़कें गांवों को जोड़ रही हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। राशन की सुविधा, 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन, अगले 5 वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। चलिए मुद्दों की बात कर लेते हैं अपने सहयोगियों के साथ, जो उनके साथ लोग मौजूद हैं वहां। संकेत सबसे पहले कर लेंगे। संकेत, लखनऊ में मुद्दे कौन से, या सिर्फ PM मोदी का चेहरा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, लखनऊ से राजनाथ सिंह सांसद हैं और ये लखनऊ वो सीट है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे हैं। यानी कि एक ऐतिहासिक सीट है और भाजपा का गढ़ लखनऊ को माना जाता है। 1991 से लखनऊ में कमल ही खिलता रहा है, लेकिन मुद्दे भी तो होंगे जिनकी चर्चा लोग करते होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम लोगों से ही बात करते हैं। लखनऊ के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर चुनाव इस बार होना है? देखिए, लखनऊ की जनता और पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कृत संकल्पित है। लखनऊ आज देखिए ओवरफ्लाई का जो है शहर बन गया है। यहाँ जाम में लोग फंसा करते थे, लेकिन माननीय राजनाथ जी ने जो है यहाँ पर ओवरफ्लाई देकर पूरा लखनऊ की भीड़ को कम करने का काम किया है। आउटर रिंग के जरिए पूरे लखनऊ को, पूरे प्रदेश काम हो गया है, कुछ बचा है अभी? क्या मुद्दे हैं? जी, इसको और सशक्त करना बचा है। हमारे जो गरीब जनता है, अभी किसी को अगर 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है तो उसको और अधिक ले जाना है। यदि किसी को 4 करोड़ अभी पूरे देश में मिला है तो इसको और अधिक आवास देने के लिए कृत संकल्पित है। यदि किसी को आवास आयुष्मान कार्ड 11 करोड़ बना है तो इसको 15 करोड़ ले जाने के लिए, यानी कि और भी सशक्त जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं, युवा हैं। ठीक है, बिल्कुल संकेत, लौटेंगे आपके पास, आप सभी के पास लौटेंगे। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो फिर सबसे करेंगे बातचीत। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।